Good morning, friends. Today, I, Harshit Joshi, on behalf of Radhika's Coaching Academy, is going to discuss the third part of Chapter 2, which is Theory Base of Accounting. So, our first topic is Accounting Standards. So, Accounting Standards होता क्या है? Accounting standards are established and accepted models which aim at providing unbiased treatment of transactions or information in accounting and reporting the same in the financial statements. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक एक्सेप्टेड और एस्टेब्लिश्ड मॉडल है जो कि प्रोफेशनल बॉडीज़ लोगों ने बहुत ही बहुत ही बड़े लेवल के जो अकाउंटेंट्स हैं उन लोगों ने मिलकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया है जिससे कि अकाउंटिंग का वर्क बहुत स्मूथ हो और जब अकाउंटेंट्स उसको अप्लाई करे तो अकाउंटिंग मोर प्रोफेशनल वे में हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वही एम करता है कि अकाउंटिंग एक एक्सेलेंट वे में हो और हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो यूज़र्स को बेनिफिशियल हो और उसमें जो फ्लोस होते या फॉल्ट्स जो भी होते हैं वो कम हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस यही है। हम इसके आगे और पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को जानना क्यों ज़रूरी है? नंबर 1, इट एंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। अगर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो उससे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकलता है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग को एक प्रेस्क्राइब्ड वे बता देता है कि जिससे हम लोग को अकाउंटिंग करना है और वो प्रेस्क्राइब्ड वे ये होता है कि हम लोग सेम अकाउंटिंग पॉलिसी हर ईयर फॉलो करें तो जिससे कंपैरिजन बहुत इजी होता है। फिर वही कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी होता है। फिर नंबर 2 है टूल टू एनहेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से हम लोग का जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग रिपोर्टिंग जो हम लोग कन्वे करते हैं वो मोर रिलायबल होता है, फेयर होता है क्योंकि वो हम लोग को एक प्रेस्क्राइब्ड वे बता देता है जिससे हम लोग को अकाउंटिंग करना पड़ता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि एक प्रोफेशनल बॉडीज़ लोग बनाते हैं तो वो बहुत परफेक्ट होता है और जिससे अकाउंटिंग बहुत स्मूथ वे में और करेक्ट वे में होता है। नंबर 3, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब जैसे पता है कि अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है जो उसके यूज़र्स को मदद करता है। जैसे जो क्रेडिटर्स होता है उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, बैंकर्स को भी चाहिए होता है, लेंडर्स लोग को भी चाहिए होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है कि उसके यूज़र्स को हेल्प करता है मोर करेक्ट वे में और उन लोग को बहुत इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि हाँ इस बिज़नेस में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल होता है और अकाउंटिंग जो फर्म जो कन्वे कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वो भी बेनिफिशियल होता है। लास्ट पॉइंट है हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। जैसे कि एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को करने में या रिपोर्टिंग करने में बहुत तरीका का मेथड होता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज कर देता है, मतलब एक कर देता है सब पॉलिसी को जिससे अकाउंटिंग बहुत करेक्ट वे में होता है और मोर यूनिफॉर्म वे में होता है। क्योंकि अगर सब अकाउंटेंट अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे तो उससे अकाउंटिंग का रिजल्ट भी वेरी होने का चांसेस है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होता है वो सब पॉलिसी को हार्मोनाइज करके एक करेक्ट वे में अकाउंटिंग करने के लिए करता है जिससे जितने भी जन अकाउंटिंग कर रहे हैं सबका अकाउंटिंग एक यूनिफॉर्म वे में हो और अकाउंटिंग करेक्ट वे में। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। अभी डबल एंट्री सिस्टम हम लोग को ये बताता है कि एवरी डेबिट हैज़ अ करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसका मतलब हम लोग कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करे तो जब भी वो ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें एक अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जो कि हम लोग जर्नल एंट्री करते वक्त पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल सैलरी पेड, जब बिजनेस ने सैलरी पे किया कैश में तो उसका जर्नल एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे गोल्डन रूल्स में कि सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। इससे ये पता चलता है कि जब भी हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करेंगे एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा और दोनों का अमाउंट हमेशा इक्वल होगा। तो अभी ये डबल एंट्री सिस्टम जो हम लोग फॉलो करते हैं उसका एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1, साइंटिफिक सिस्टम। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है तो इसलिए जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो मोर प्रोफेशनल वे में होता है क्योंकि ये साइंटिफिक सिस्टम है तो मोर इसलिए ऑर्गेनाइज्ड सॉल्यूशन देता है कोई भी अकाउंटिंग करने को। नंबर 2 है कंप्लीट रिकॉर्ड। जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है तो ये पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्ड देता है क्योंकि एक अकाउंट डेबिट हो रहा है दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ये जो हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एक कंप्लीट वे में होता है। नंबर 3,
चेक्स एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। जैसे कि हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन किया, एक अकाउंट डेबिट हुआ, दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ, और जो भी अमाउंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है, जिससे हम लोग एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस अगर वेरी कर रहा है, इसका मतलब हम लोग ने कुछ गलती किया है। ये हमेशा डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस इक्वली होगा। इससे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम हम लोग को वो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग को चेक करने में मदद करता है। नंबर 4 है रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। अभी रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब हो गया, हम लोग जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम फैसिलिटेट करता है, क्योंकि इसमें हम लोग रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी रखते हैं, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड भी रखते हैं, जिससे हम लोग मैच करके ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस या नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस हम लोग निकालते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम फैसिलिटेट करता है रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखना, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना, जिससे हम लोग का बिजनेस में जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का रिजल्ट हो वो हम लोग को पता चलता है। लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल पोजीशन। डबल एंट्री सिस्टम में जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हो गया, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें एक साइड एसेट्स का होता है और दूसरा साइड लाइबिलिटीज़ का होता है। लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज़, राइट हैंड साइड एसेट। तो उससे डबल एंट्री सिस्टम हम लोग को बताता है कि जैसे एक साइड लाइबिलिटीज़ होता है, एक साइड एसेट्स होता है, और दोनों का जब भी एग्रीगेट करेंगे तो वो भी हमेशा जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज है, और डबल एंट्री सिस्टम हम जब भी फॉलो करते हैं तो अकाउंटिंग हमेशा स्मूथ वे में होता है, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम करते वक्त फॉलो नहीं होता था। अभी हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, मतलब अकाउंटिंग किस बेसिस में किया जाता है। तो फर्स्ट बेसिस है कैश बेसिस। कैश बेसिस में क्या होता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड मतलब अकाउंटिंग करते वक्त बहुत तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, पर कोई खाली कैश को अफेक्ट करते हैं, मतलब ओनली कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। और उसके अंदर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी इंक्लूड होता है। और जैसे हमने किसी को सैलरी पे किया, वो हम लोग कैश में पे किया, तो हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसमें कैश अफेक्टेड हो रहा है। तो इसमें ये हम लोग जब भी ये बेसिस फॉलो करते हैं तो इसमें हम लोग खाली कैश का ही रिकॉर्ड रखेंगे, और कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन ये सब का रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। और एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक था। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एग्जांपल सैलरी ड्यू अगर मार्च में हुआ, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में, मतलब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में सैलरी ड्यू हुआ, लेकिन हमने पेमेंट किया अप्रैल में। वो तो अप्रैल तो अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला गया, 2016 टू 2017। तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग को ये बताता है कि हम लोग को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ईयर 2016-2017 में, मतलब जब एक्चुअल पेमेंट जब हम लोग ने पे किया, जो कि अप्रैल में पे किया। तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग को ये बताता है कि जब पेमेंट एक्चुअली पेड हो जाए, जब वो एक्रूड हो, तब हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना। जिस समय वो जब हुआ उस समय रिकॉर्ड नहीं करना। जब एक्चुअल पेमेंट हम लोग ने किया या एक्चुअल पेमेंट हम लोग ने रिसीव किया, हम लोग को तभी रिकॉर्ड करना है। अभी ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन फॉलो करते थे, डॉक्टर्स हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, उन्होंने अपना अकाउंटिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस्ड में ही करते हैं। नेक्स्ट बेसिस है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, ट्रांजेक्शन उस समय रिकॉर्ड किया जाएगा जबकि जब वो एक्चुअली अर्न हुआ हो। वो ये मैटर नहीं करता कि हम लोग ने अमाउंट कब रिसीव किया या कब पेमेंट किया। जैसे रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ अर्नड इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द सेम हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट। मतलब हम लोग ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो एक्चुअली अर्न हुआ हो। ये मैटर नहीं करता कि कब पेमेंट रिसीव हुआ है या कब हम लोग को पेमेंट करना है। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। हमने सैलरी पे किया मार्च मंथ में और पेमेंट रिसीव किया अप्रैल मंथ में, क्योंकि अगर हम लोग ने सैलरी मार्च मंथ में पे किया मतलब वो ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही गिरता है, 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 के बीच में। लेकिन हमने पेमेंट अप्रैल में रिसीव किया, जो कि पकड़ लीजिए 1 अप्रैल 2017 में। तो अभी तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, अभी तो वो 2017 से 2018 का बीच में आ गया। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग को ये बताता है कि हम लोग को ट्रांजेक्शन उस समय रिकॉर्ड कर लेना है जब वो एक्चुअली हुआ हो। मतलब हम लोग को ट्रांजेक्शन मार्च मंथ में रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करना है, जो कि 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में। हम लोग ने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या किया था, हमने ट्रांजेक्शन अप्रैल में रिकॉर्ड किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2017 टू 2018 या उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गिरता था। लेकिन एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल वर्ड यही होता है कि जब वो एक्चुअली हुआ हो, मैटर नहीं करता कि अमाउंट हमने एक्चुअली रिसीव किया है कि नहीं किया हुआ है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन फॉलो करते हैं, जैसे कि जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं, जो प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उन लोग ज़्यादातर अपना अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस के बेस्ड में करते हैं। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली प्रोफेशनल्स लोग करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन लोग ही करते हैं। तो इसका जो डिफरेंस होता है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, वो हम लोग थोड़े लेटर बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेसिस है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड मतलब क्या हो गया, मिक्सचर। तो हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मिक्सचर है। तो ये अकाउंटिंग हम लोग, ये बेसिस हम लोग को क्या बताता है, इस बेसिस में क्या होता है, रेवेन्यूज़ आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। मतलब जो भी हम लोग के फर्म ने जो भी रेवेन्यू अर्न किया होगा सेलिंग करके या कोई भी अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी करके, वो हम लोग कैश बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे। अभी कैश बेसिस में कैसे रिकॉर्ड होता है, जो कि हम लोग ने प्रीवियसली डिस्कस कर दिया। मतलब कि जब एक्चुअली हम लोग ने पेमेंट रिसीव्ड किया है, जब हम लोग के हाथ में जब पेमेंट आ जाए, जब हम लोग के हाथ में पेमेंट आ जाएगा, कभी हम लोग पेमेंट रिसीव भी करते हैं, कभी हम लोग पेमेंट देते भी है। तो जैसे कि हम लोग रेवेन्यूज़ का बात कर रहे हैं, रेवेन्यूज़ में मतलब हम लोग इनकम, हम लोग पैसा रिसीव करेंगे। तो जब हम लोग के हाथ में जब एक्चुअली पैसा आ जाता है, तभी हम लोग अपना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंसेस के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड करना है। मतलब एक्सपेंसेस हम लोग को तभी रिकॉर्ड करना है जब वो एक्चुअली ड्यू हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दी सेम हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट। ये मैटर नहीं करता कि हम लोग ने एक्सपेंसेस एक्चुअली कब पे किया, वो मैटर नहीं करता। जब एक्सपेंसेस ड्यू हो जाए, तो जैसे कि हम लोग को मार्च में पेमेंट करना था, लेकिन हम लोग ने अप्रैल में पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग को रिकॉर्ड करना है मार्च में, जब वो एक्चुअली ड्यू हुआ हो। तो ये हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मिक्सचर है, वही रेवेन्यूज़ कैश बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा, और जो एक्सपेंसेस होगा वो एक्रूअल बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होगा। ये हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली यूज़ नहीं होता अकाउंटिंग करते वक्त, क्योंकि ये बेसिकली एक्यूरेट नहीं है। हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जैसे कि एक्सपेंसेस और इनकम्स जो भी हो गया, हम लोग दोनों ही कैश बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस में दोनों ही वही रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों एक्रूअल में करते हैं। लेकिन हाइब्रिड में जैसे देखा कि रेवेन्यू कैश में करते हैं, एक्सपेंसेस एक्रूअल में करते हैं, तो ये मिसमैच होने के चांसेस होते हैं, और जिससे अकाउंटिंग का जो रिजल्ट्स होता है वो एक्यूरेट होने के चांसेस नहीं होते। तो बेसिकली दो ही बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और दोनों का डिफरेंस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। नंबर 1, यूज़र्स। अभी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन यूज़ करता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल अपने सर्विसेज को रेंडर करते हैं, उन लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स। ऑन द अदर हैंड जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, वो बिजनेस यूनिट्स जो प्रॉफिट मोटिव से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उन लोग जो अपने अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस के बेस्ड में करते हैं। नंबर 2 है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स मतलब जैसे कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है। मतलब जो बिजनेस यूनिट जो जिसका ट्रांजेक्शन ओनली कैश रिलेटेड ही होता है, जो ज़्यादातर कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही करते हैं, उन लोग अपना अकाउंटिंग कैश बेसिस के बेस्ड में करते हैं। बल्कि ऑन दी अदर हैंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उन लोग करते हैं जिनका डे टू डे बिजनेस में कैश का ट्रांजेक्शन भी हो और क्रेडिट का ट्रांजेक्शन भी हो। मतलब दोनों, कोई तो ऐसा बिजनेस है नहीं जिसमें खाली कैश का ट्रांजेक्शन ही हो, ज़्यादातर कैश का ट्रांजेक्शन भी होता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है। इसलिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं, क्योंकि ये आपका मोर करेक्ट वे में होता है, और इसमें आपका कैश बेसिस का भी रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट बेसिस का भी रिकॉर्ड होता है। नंबर 3 है एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकल सकता, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग जो फॉलो करते हैं उसमें ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बताता है, वो हम लोग को बताता है कि जब भी हम लोग कैश ट्रांजेक्शन फॉलो करते हैं तो मिसमैच होने का चांसेस है।
बल्कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मिसमैच होने का चांसेस कम है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मोर कॉम्पैक्ट वे में है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ज़्यादातर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करने के लिए ही कहते हैं। नंबर 4 है रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं उन लोग का रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ज़्यादा नहीं भी होने से चलेगा, क्योंकि इसमें खाली कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, तो इसमें अकाउंटिंग करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ओनली कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बल्कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करने में थोड़ा एक्सपर्टाइज नॉलेज लगता है, क्योंकि इसमें हम लोग बोथ कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं, जिससे अकाउंटेंट का लेवल ऑफ वर्क थोड़ा हाई होता है और उसको बहुत अलग अलग तरीके के ट्रांजेक्शन और बहुत अलग अलग तरीके के व्यू पॉइंट से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया या बैलेंस शीट हो गया वो प्रेजेंट करना पड़ता है। लास्ट है एसर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है वो फेयर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता। फेयर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता मतलब जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की पोजीशन है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग परफेक्ट वे में कन्वे नहीं कर पाता, बल्कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो जो भी बैलेंस शीट का पोजीशन होगा, मतलब जो भी एसेट्स का पोजीशन होगा, जो भी लाइबिलिटीज़ का पोजीशन होगा, वो हम लोग मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में कर पाएंगे और वो ट्रू होगा, फेयर होगा और मोर करेक्ट वे में होगा। तो हम लोग ने चैप्टर 2 में इतना ही डिस्कस किया और इस चैप्टर हम लोग ने स्टार्टिंग किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, फिर हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बाद हम लोग ने गैप के बारे में पढ़ा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फिर हम लोग ने 14 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ा जो कि अकाउंटिंग करते वक्त बहुत बेनिफिशियल होता है, जो कि अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट से स्टार्ट होकर ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट तक गया। फिर हम लोग ने उसके बाद आज अपने थर्ड पार्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम का इम्पोर्टेंस पढ़ा। तो ये चैप्टर जैसे कि नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आप लोग को अकाउंटिंग का बेस प्रोवाइड कर रहा है और आप लोग को बता रहा है कि हम लोग को अकाउंटिंग किस बेस में करना चाहिए। अभी हम लोग अपने फर्दर यूनिट्स में प्रैक्टिकल करेंगे, जो कि अभी हम लोग ने जो थ्योरी पढ़ा वो कैसे अप्लाई होता है और कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि अगर हम लोग बिना थ्योरी पढ़े डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जंप करेंगे तो हम लोग को बेसिक रीज़न पता नहीं चलेगा कि हम लोग अकाउंटिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों कर रहे हैं, हम लोग इस तरीके से क्यों नहीं कर रहे। अभी हम लोग जब अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग जब डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग अलग अलग मेथड पढ़ेंगे चार्ज करने का, हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा मेथड परफेक्ट है, कितना अलग तरीके का मेथड है। अभी हम लोग जब भी लेजर करेंगे, जर्नल करेंगे या ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब भी बनाएंगे, हम लोग ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स फॉलो करके बनाएंगे, जो कि बहुत हाई लेवल में ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल्स लोगों ने बैठकर कुछ सोच समझकर अकाउंटिंग को फाइनल शेप प्रोवाइड करने के लिए बनाया है। तो होपफुली जो भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो कि थ्योरी कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड है, जो डिस्कस किया हो, आप लोग को समझने आया होगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।